बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने थोड़ी सी जनरल नॉलेज को डिस्कस करना है। हो सकता है ये आर्टिकल ये टॉपिक्स आपकी बुक में ना हो, लेकिन इस जो चैप्टर के मुख्तलिफ किस्म के जो आप कह सकते हैं टर्म्स हैं उसको समझने में ये आर्टिकल हेल्पफुल होगा। तो आज हमने डिस्कस करना है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये तो आपकी बुक का आर्टिकल है, मुख्तलिफ किस्म की जो डिवीजन है उनको हम देखेंगे कि ये जो कुरे अर्थ है इसको किस तरह इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये थोड़ी सी आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी बुक में बारहा इस्तेमाल होती हैं जो अर्थ से रिलेटेड होती है। सबसे पहले ये दो हमारे पास फील्ड हैं, एक हम कहते हैं जियोलॉजी, एक हम कहते हैं जियोग्राफी। जियोलॉजी आमतौर पे स्टडी ऑफ अर्थ को कहा जाता है और जियोग्राफी आमतौर पे स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन अर्थ कहा जाता है। यानी क्या मतलब है, जियोलॉजी में ज़मीन कब बनी, ज़मीन के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ज़मीन के पास कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, ज़मीन की तारीख को पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हम जियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ दुनिया में कहाँ पाई जाती है। तो ये जियोलॉजी और जियोग्राफी का डिफरेंस है। अच्छा, जब भी हम जियोलॉजी और जियोग्राफी में एक चीज़ जो कॉमनली पढ़ रहे होते हैं कि ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इस डिवीजन को हम थोड़ा सा डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ज़मीन है वो मुकम्मल तौर पे गोल नहीं है, बल्कि एक अंडे की तरह की है, एग शेप है, और दरमियान में से एक लाइन अगर हम गुजार दें, जैसे ये कोई लाइन मौजूद नहीं होती, ये आप कह सकते हैं एक तस्वुराती लाइन होती है जिसको हम सिर्फ अपने नक्शे के लिए ड्रा करते हैं। तो ये जो बिल्कुल दरमियान से गुजरती है इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, जो नॉर्थ और ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या करता है कि जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा आमतौर पे चूंकि नॉर्थ साइड पे होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं, अगर ओवरऑल देखें अर्थ के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्फीयर। अर्थ क्या है, एक स्फीयर शेप स्ट्रक्चर है, स्फीयर शेप। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इस स्फीयर के हम दो पोर्शन कर दें तो आधे के लिए हम आमतौर पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेमी। हेमी, तो स्फीयर को हमने आधा किया तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हेमी हाफ को कहा जाता है। ये चूंकि नॉर्थ साइड पे इस वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक हो गया। तो आमतौर पे इक्वेटर क्या करता है, जमीन को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम एक लाइन दरमियान से गुजार दें जो इसकी ईस्ट और वेस्ट की डिवीजन करे, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो लंबी सी लाइन है जो मैंने रेड कलर की ड्रा की है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियंस, प्राइम मेरिडियंस। ठीक हो गया। तो ये दो लाइनें हैं जो अर्थ को चार हिस्सों में डिवाइड कर रही होती, एक ईस्ट और वेस्ट और एक नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रही होती। तो इक्वेटर नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, और जो प्राइम मेरिडियन है ये ईस्ट और वेस्ट, जमीन के दो, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अगर पूरे हम इस हिस्से की बात करें इसकी, ये वेस्टर्न, तो अगर इस तरह डिवाइड करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर इस तरह डिवाइड करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप इसको मुख्तलिफ एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो जितनी भी लाइनें जो पैरेलल टू इक्वेटर्स होती हैं इनको पैरेलल्स कहा जाता है, पैरेलल्स टू इक्वेटर। और वो लाइनें जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होती है इनको मेरिडियंस लाइन कहा जाता है, इनको मेरिडियंस
लाइन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रा की है, दो मेरिडियन लाइन ड्रा की है। ठीक हो गया, ये जो ग्रीन कलर की है ये पैरेलल टू इक्वेटर है, और जो रेड कलर की है ये पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन है। तो ये मेरिडियंस हैं, ये पैरेलल्स हैं। उसके बाद यहां मैंने लिखा है 30-60। तो 30-60 ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लैटिट्यूड को। यानी आप ये समझ लें कि जीरो इक्वेटर पर लैटिट्यूड हमेशा जीरो होता है, और जो जो हम नॉर्थ साइड की तरफ जाएं, ये वाले जो हिस्से हैं इनको पोल्स कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी हम जिस वक्त इक्वेटर से किसकी तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो आप ये समझिए कि हम लैटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं, लैटिट्यूड को। यानी 30 वैल्यू लैटिट्यूड की कम है, 60 वैल्यू उससे ज्यादा है, और 90 वैल्यू उससे ज्यादा। ठीक है, इसी तरह जो आप जीरो से जब साउदर्न पोल की तरफ आएंगे तो आप भी कहेंगे कि ये लैटिट्यूड बढ़ रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? लैटिट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो लैटिट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, ये 30 होता क्या है? जो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ है, जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो जितना एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ, तो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है मुख्तलिफ किस्म के लैटिट्यूड की फिगर की शक्ल में। यानी अगर यहां होगा तो एंगल बहुत ही छोटा होगा, सपोज मैं कहता हूं 5 डिग्री हो गया, फिर इस तरह, या अगर बिल्कुल करीब हो 1 2 3 4 5, यानी इस पोर्शन को हमने यहां से यहां तक 90 मुख्तलिफ किस्म के डिग्रीज के एंगल में डिवाइड किया है। तो लैटिट्यूड क्या होती है? जब आप इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड पे जा रहे हो, इक्वेटर से साउदर्न साइड पे जा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, और आमतौर पे ये एंगल की शक्ल में निकालते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये बनता है लैटिट्यूड। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जितना दूर इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल की तरफ जाएं या साउदर्न पोल की तरफ जाएं तो लैटिट्यूड इंक्रीज होगा। तो लैटिट्यूड क्या है? अगर हम हाई लैटिट्यूड की प्लेस की बात करेंगे तो इसका मतलब है वो नॉर्थ या साउथ पोल के करीब होगी। तो एंगुलर डिस्टेंस एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो अगर हम इक्वेटर ऑफ अर्थ ले, उसकी तरफ से नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करें, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो लैटिट्यूड कहलाएगा। इसी तरह लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो ये जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की तो हम इक्वेटर से काउंट कर रहे होते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम इसको इक्वेटर मान लें, या इसको हमने कहा ये प्राइम मेरिडियन है, तो इससे अगर हम एंगल काउंट कर रहे हैं और ये एंगल हमेशा ईस्ट की तरफ आएगा और ये इधर से वेस्ट की तरफ आएगा, तो लॉन्गिट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑफ अर्थ। तो जो प्राइम मेरिडियन ऑफ अर्थ है उससे ईस्ट की तरफ आना एक एंगल बनाते हुए, या फिर वेस्ट की तरफ जाना एक एंगल्स बनाते हुए, तो ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो लाइंस हैं ये आमतौर पे एंगल को डिस्कस कर रही है कि इक्वेटर से वो कितना एंगल बन रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनता चला जाएगा उतना ही लॉन्गिट्यूड बढ़ता चला जाएगा। अगर प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड बढ़ता चला है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स है जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं अर्थ को जब डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले दो बड़ी लाइनें, एक इक्वेटर एक प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको पैरेलल्स बोलते हैं, और प्राइम मेरिडियन के इक्वल जो पैरेलल जो लाइनें होती हैं उनको मेरिडियन लाइंस कहा जाता है। तो हर लाइन हमेशा इस लाइन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है। वो जो एंगल जीरो के साथ बनता है वो लैटिट्यूड का है। अगर इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो आमतौर पे लॉन्गिट्यूड का है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि जब भी हम किसी जगह को मेंशन कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ये इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड जमीन के ऊपर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अच्छा अगर इसको ओवरऑल हम डिवाइड करें तो चार बड़े पोर्शन बनते हैं। ये वाला पोर्शन बनता है नॉर्थ एंड ईस्ट,
ये वाला पोर्शन बनता है नॉर्थ एंड वेस्ट, ये वाला पोर्शन बनता है साउथ एंड वेस्ट, और ये वाला पोर्शन बनता है साउथ एंड ईस्ट। जैसे पाकिस्तान को हमने कहा कि ये नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट में मौजूद होगा, यानी इस हिस्से में मौजूद होगा। 30 से क्या मुराद है कि ये इस लाइन के ऊपर मौजूद होगा। अगर हम बात करें ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, और अगर 70 की बात करें तो यहां इसके बिल्कुल साथ एक लाइन होगी जो 70 का एंगल, क्योंकि ये 60 है, इसके साथ वाली लाइन क्या होगी 70 का एंगल बना रही होगी। तो ये 30, तो इस जगह पाकिस्तान की लोकेशन है दुनिया के अंदर। तो कोऑर्डिनेट आमतौर पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी प्लेस को बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं कि दुनिया में वो प्लेस कहाँ लोकेटेड है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे लैटिट्यूड पे 30 नॉर्थ की तरफ है और लॉन्गिट्यूड पे 70 ईस्ट की तरफ है, यानी इस जोन के अंदर। तो वो जगह जहां 70 और 30 इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां आपस में मिल रहा है, तो वो जगह क्या कहलाएगी, लोकेशन कहलाएगी। एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये समंदर है, समंदर से ऊपर जितना जाते जाएंगे तो इसकी एल्टीट्यूड बढ़ रही होगी, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा एल्टीट्यूड बढ़। तो हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड कब बढ़ती है? जब इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएं। लॉन्गिट्यूड कब बनती है? जब प्राइम मेरिडियन से आप ईस्ट की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हो और वो किसी जगह की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल हो, वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। आल्टीट्यूड क्या है कि हमारे पास जो सी लेवल है उससे ऊपर की तरफ जाना, तो ये क्या कहलाता है? ये आल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ डिवीजन है जो जमीन को के अंदर हो रही होती हैं, इसकी वजह से पोजीशन को बताना थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा, अब अगर हम इकोलॉजी के हवाले से इस जमीन को डिवाइड करें तो किस तरह होती है? दरमियान में इक्वेटर है, इक्वेटर के, तो इक्वेटर के साथ दो लाइनें, जिनका जो लैटिट्यूड है वो 23.9 डिग्री 23.9 डिग्री बनता हो। तो इतना ये जो रीजन है, ये वाला सारा रीजन, ये वाला सारा रीजन, ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद अगर हम इक्वेटर से मेजर करें 69 और 69 डिग्री पर, यानी आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन के इर्द गिर्द ये हमारा रीजन बनता है टेम्परेट। ये रीजन क्या बनता है? टेम्परेट। इधर से भी टेम्परेट, ठीक है। ये जो रीजन है ये टेम्परेट है। और जो बिल्कुल पोल्स के साथ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल के साथ जो रीजन होते हैं उसको हम कहते हैं आर्कटिक रीजन्स, और इसके अपोजिट साइड में वही जगह जो टेम्परेट के साथ है इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक, ठीक हो गया। तो आमतौर पे ये टर्म इस्तेमाल होती है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ठीक है। ये सारी टर्म आमतौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। और उसके बाद आ जाते हैं पोल्स। उसके बाद आ जाते हैं पोल्स। सूरज की जो रोशनी है वो यहां बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है ट्रॉपिकल रीजन में, तो इस वजह से आमतौर पे जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यहां गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है। टेम्परेट में ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, तिरछी लाइनें हो जाती है। तो टेम्परेट में ट्रॉपिकल रीजन से कम गर्मी पड़ती है, यानी यहाँ थोड़ी सर्दी ज्यादा पड़ती है। और आर्कटिक रीजन वो है जहां, और एंटार्क्टिक रीजन वो है जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है। और पोल्स हमारे पास वो जगह है जहां जो सारा साल क्या रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो ये मुख्तलिफ डिविजन्स हैं जो अर्थ के हवाले से हो रही होती है। सबसे इक्वेटर के इर्द गिर्द ट्रॉपिकल,
ट्रॉपिक के साइडों पे टेम्परेट, अगर नॉर्थ साइड पे टेम्परेट के जाएं आर्कटिक, अगर साउथ साइड पे जाएं तो एंटार्क्टिक, तो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ पोल। तो ये इकोलॉजी के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रीजन्स बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये काफ़ी दफ़ा इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती है बायोलॉजी में, टेम्परेट, ट्रॉपिक, आर्कटिक, इवन लैटीट्यूड, आल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ये टर्म्स ऐसी हैं जो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने में आप लोगों की हेल्प भी करेंगे। उसके बाद अगर हम डिवीजन पे आए, अपना टॉपिक की तरफ आए, तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इकोसिस्टम की। फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, टंड्रा है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मजीद काफ़ी सारे पोर्शन में डिवाइड किया गया। 3 आपकी एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अब यहाँ ट्रॉपिकल आप समझ जाएंगे। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ बारिशें थोड़ा ज्यादा होती है। टेम्परेट डिसिडुअस, डिसिडुअस का मतलब झड़ने वाला, जैसे हमारे दांत गिर जाते हैं ना, जो वो डिसिडुअस ट्रीट कहलाते हैं। तो यहाँ ऐसे दरख्त मौजूद होंगे जिनके पत्ते मुसलसल झड़ते रहेंगे। उसके बाद कोनीफरस फॉरेस्ट, इसका क्या मतलब है? कोनीफरस, कोन बियरिंग प्लांट, जैसे पाइनस ट्री है, कोन बियरिंग प्लांट यहाँ होंगे। ये बिल्कुल फेरोस का मतलब होता है बेयर करना, जैसे आप लोगों ने 9th फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पोरीफेरा, ऐसे एनिमल जिसमें पोर्स हों वो फेरोस प्लांट कहलाते हैं। तो कोनीफेरस प्लांट का मतलब है कोन बियरिंग प्लांट। अब ये 2 तरह के हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो ये बन जाएंगे अल्पाइन, अगर हाई लैटीट्यूड पे हैं तो ये बन जाएंगे बोरियल। ठीक है। तो तब यहां से अगर आपको एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये दोनों टर्म आसानी से आपको क्या आ जाएंगी, समझ में आएंगी। अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं यानी बुलंदी पे होते हैं, और बोरियल लैटीट्यूड यानी नॉर्थर्न की तरफ जाएं या साउदर्न की तरफ जाएं तो ये बोरियल उस पर मौजूद होंगे। उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट। अच्छा, यहाँ अगर डायग्राम देखें आप लोग, डायग्राम में एक बात लिखी गई है, आमतौर पर डिजर्ट ऑफ मैक्सिको, सहारा, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड एट 20 to 30 नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटीट्यूड। अब इसका क्या मतलब है कि 30 के से पहले ये वाला रीजन 20 का होगा, ये नॉर्दर्न की तरफ और ये वाला साउदर्न की तरफ। तो ये जो एरिया है इसमें आमतौर पे ये डिजर्ट लोकेटेड है, ये डिजर्ट इसके अंदर आमतौर पे लोकेटेड होते हैं। उसके बाद टंड्रा, टंड्रा और कोनीफरस फॉरेस्ट अकर इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर। यानी आमतौर पे ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, ऐसे इलाकों में है। टंड्रा ये जो पोल्स के करीब आर्कटिक जोन्स हैं, आर्कटिक जोन्स, और आर्कटिक जोन्स के अंदर ये खास तौर पे जो नॉर्दर्न साइड है, और नॉर्दर्न मोस्ट से क्या मुराद है, ऑलमोस्ट आर्कटिक रीजन के अंदर ये हाई एल्टीट्यूड भी बनता है। जैसे हमने कहा ना कि जो कोनीफरस फॉरेस्ट है ये हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं। तो अगर आप नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो हाई एल्टीट्यूड पे जो मौजूद हैं तो वो बन जाएंगे अल्पाइन। और यहाँ अगर हम आर्कटिक रीजन में बात करें जहां बर्फ ही बर्फ होती है तो यहाँ का इकोसिस्टम टंड्रा इकोसिस्टम कहलाता है। लेकिन आर्कटिक से पहले आमतौर पे यहाँ जो जंगलात मौजूद होते हैं इस रीजन के अंदर, उसमें आमतौर पे ये जैसे कोन बियरिंग प्लांट, पाइनस वगैरह इस तरह के पौधे होते हैं। तो यहाँ तो ये बर्फानी इलाके हैं दोनों, टंड्रा और कोनीफरस फॉरेस्ट, ये बर्फानी इलाकों के इकोसिस्टम हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं, जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि ये आपकी बुक का पार्ट है, और ख़ास तौर पे ये वाली जो ऑब्जेक्टिव है ये हो सकता है, ये डायग्राम के नीचे ये बातें लिखी हुई हैं, तो डायग्राम के नीचे जो बातें लिखी होती है स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे होते, इस वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।